आपने अपनी बातचीत में कि आप कौन होते हैं, तो जीरा बो जहां जहां बो सकते हो, लेकिन अब जीरे की खेती बता रही है कि उस इलाके का ग्राउंड वाटर वो खत्म कर रही है। समाज को अगर इससे सीखना हो, नहीं तो जीरा जहां पंजाब में चावल कभी धान नहीं बोया जाता था, गेहूं का इलाका था, मक्के का इलाका था। कहावत है सरसों की रोटी, सरसों का साग और मक्के की रोटी। अभी मक्का पैदा होता नहीं, जो पंजाब से मित्र हैं वो बताएं। सारा धान पैदा होता है, और धान के बारे में एक पुरानी कहावत है कि जिस इलाके में गेहूं पैदा होता हो वहां धान अगर पैदा हो तो खतरे की घंटी है। अभी हमें खतरे की घंटी सुनने की जरूरत ही नहीं। तो ये जो धान पैदा हो रहा है, उससे अगर पंजाब की जमीन अगले 50 साल में खराब होती है, देखिए प्रकृति को हर चीज का जवाब देने में बहुत समय लगता है। ये प्रश्नोत्तर वाला वो जो शून्य काल वगैरह है संसद में, वैसा नहीं कि अभी प्रश्न पूछा और अभी जवाब मिला। आज अपन ने एक उससे प्रश्न पूछा है कि धान बोए कि नहीं बोए, वो चुप है, तो 100 साल बाद जवाब देगी कि मत बोलना भाई। तब तक अपन कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया, बड़ी दिक्कत हो गई हमें। तो वो कहेगी कि हमने तो 300 साल पहले भी बताया था, तब भी तुमने नहीं सुना। तो ये सुनना और पूछना, ये सारी चीजें हैं। अभी आपने राजस्थान के राय का समाज और इसकी बात की। मध्य प्रदेश में एक जगह है दही नाला, उसमें राजस्थान के भेड़ पालक वहां तक जाते थे, मंदसौर, और वहां से वापस आते थे। लेकिन दोनों का कैलेंडर ऐसा तालमेल वाला था कि तब ये खेत खाली पड़े रहते थे परती, और फसल एक कट गई होती थी तब वहां से ये लेकर आते थे। 2 फसली इलाका था, अब वहां पे ट्यूबवेल आ गए, नहर आ गई, वो 3 फसली हो गए। आपको तय करना है 3 फसल होंगी तो फिर भेड़ पालक नहीं चाहिए। भेड़ पालक आएंगे तो उनसे उस किसान परिवार का या समाज का झगड़ा होने ही होने वाला है। अब भेड़ पालन बंद करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका ऊन जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीजें तय करनी पड़ेंगी, और अपन तय नहीं करेंगे तो धीरे धीरे तय होती है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब इस सत्र के हम अंतिम कुछ मिनटों में आ गए, और दोपहर का खाने का समय भी हो रहा है। मैं काफी संक्षिप्त में अपना कुछ 2-3 बिंदुओं पे बात करना चाहता हूँ। अनुपम भाई और पवन भाई ने काफी विस्तार से बातचीत किए हैं, और प्रश्नों का जवाब भी अभी कुछ दिए हैं। मैं उस विस्तार में नहीं बात करूंगा। एक तो जो पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ, उसको मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों को मिलावट में कहना चाहूंगा। खिचड़ी में अंग्रेजी बोले जिसमें जो लोग हिंदी सुनते नहीं समझ पा रहे उनको आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। बाकी अंग्रेजी सब समझ अंग्रेजी सब अंग्रेजी बोलिए, ठीक है, अंग्रेजी बोलिए तो मार्को मिला के हो जाएगा। मार्को के लिए मैं थोड़ा अंग्रेजी बोलिए, अलग से परसेंटेज बढ़ा दूं। मेरे ख्याल से जो पानी का सवाल है, हम अगर सही विचार से काम लें, सही विचार में एक सामूहिक विचार का सवाल होता है। वो सामूहिक सामाजिक रूप में भी आएगा और वैज्ञानिक रूप में भी आएगा। हम सोशली और इकोलॉजिकली एक्सेप्टेबल अप्रोच लें तो मैं सोचता हूँ कि हमारे देश में पानी का इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। लेकिन जिस चीज का बेसिक नेसेसिटी है उसका एक बड़ा प्रश्न उठाना, और फिर आपको मैं वो पानी पहुंचा रहा हूं इसीलिए आप आभारी होंगे हमारे, ये पॉलिटिकल लाइन आ जाता है। क्योंकि पानी इस देश में अगर कम होता तो हमारे सारे पानी का जो प्रबंध है उसका 85% जो इरिगेशन में जाता है
उसका 30% एफिशिएंसी से इस्तेमाल होता है और उसके लिए सब गांव में मुफ्त में बिजली दिया जाता है कि तुम इनएफिशिएंट हो भाई, 30 से तुम 31% न जाओ, 30 से 29% जाओ तो ठीक है। ये जो इतना बड़ा एक 85% पानी, उसके 30% से हम 40% अगर कर दें तो इतना पानी आएगा कि हम दिल्ली में सबको दे सकते हैं। जो गांव-गांव में पानी नहीं है वहां भी दे सकते हैं। ये मैं क्वांटिटेटिव एक पिक्चर बनाने का कोशिश कर रहा हूं कि हम इरिगेशन को अगर जो बाकी कई देशों में 75-80% तक एफिशिएंसी पहुंच गया, हमारे पड़ोस चीन में 50% हो गया, हम अभी 30% में पड़े हैं और यहाँ पानी का कहाँ कमी है। इकोनॉमिक्स कहता है कि किसी चीज का अभाव है तो उसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है यूज करने का। तो हमारे यहाँ तो वो इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल चल नहीं रहा है। अगर किसी चीज का अभाव है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। हमारे यहाँ पानी का भी प्राइस, जहां भी प्राइसिंग करने जा रहा है वो वोट पॉलिटिक्स कह रहा है कि नहीं ये मत करो। तो पानी के बारे में हमें वोट पॉलिटिक्स से उठकर एक सोशली इकोलॉजिकली एक्सेप्टेबल अप्रोच करना है, लेकिन कौन करेगा? पिछले 30 साल से या खासकर 15 साल से पानी के बारे में, इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में नॉन गवर्नमेंटल इनिशिएटिव, एक्सपर्ट इनिशिएटिव, कोई ऐसे बात नहीं है, बहुत हो गया। लेकिन वो आइडिया कैसे हमें चलना है और इसके बारे में एक पूरा अल्टरनेटिव वाटर पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली में छप गया है कि अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। जो एक प्लानिंग कमीशन ने एक ग्रुप को बोला था जिसमें रामास्वामी अय्यर के लीडरशिप में मैं भी एक मेंबर था, तो वो ईपीडब्ल्यू में के पन्ने में ही सीमित रह गया, वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में घुस नहीं पाया। तो ये जो ब्लॉकेज है पानी घुसने का, या पानी के आइडिया, सही आइडिया घुसने का, दिमाग में रेत का, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन वो मैं तुम्हारा प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, मैं जल मंत्री हूं और जल सचिव हूं, आपका पानी का अभाव है, मैं जबरदस्ती कहूंगा कि है, और उस जबरदस्ती अभाव का मैं ये कर सलूशन कर दूंगा। तो इसीलिए मेरा जरूरत है। अब कल क्या होने वाला है आपका कुछ अंदाजा तो है। विकास पुरुष आ रहे हैं, और विकास क्या होगा कोई नहीं जानता। इन्होंने कहा कि विकास क्या है वो सोचना चाहिए। मैं 3 शब्द का इस्तेमाल करूंगा। एक है विकास, बाजारी सिस्टम का बढ़ावा देने का, रास्ता खोलने का एक सुरंग है। सुरंग इसीलिए ऊपर से नहीं जाता है, अंदर अंदर से जाता है। उसको मैं मार्केट का एम रखूंगा। लेकिन मार्केट अकेला नहीं चलता है। मार्केट ये हमारे कोई भी पेपर खोलिए, उसका फ्रंट पेज पहले तो अच्छा न्यूज के लिए होता है, अब फ्रंट पेज घटिया चीज को बेचने के लिए होता है। तो ये आया एडवर्टीजमेंट, और इसके पीछे तब आता है उस सुरंग में डेवलपमेंट डी। तो एम, ए और डी तीनों चीज मिलकर एमएडी में क्या होता है आप जानते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो सबसे फाउंडेशनली है कि मार्केट, ग्लोबल मार्केट को हर पहाड़ी गांव कहीं छुप नहीं पाएंगे आप। वो मार्केट आपके पीछे दौड़ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली आके मार्केट रुक जाएगा, आप उत्तराखंड जाके बच नहीं पाएंगे। देहरादून जाके मार्केट रुक जाएगा कि आप उत्तरकाशी जाके रुक नहीं पाएंगे। वो एवरेस्ट तक आपका पिछाई कर रहा है।
नेपाल के रिमोटेस्ट विलेजेस में कोका कोला है। जो भी है वो मार्केट ढूंढ रहा है किसको मैं अपना शिकार बना सकता हूँ, और उसमें सारे टीवी खोलिए तो एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर खोलिए तो एडवर्टीजमेंट, पूरे सारे मेंटल फ्रेमवर्क अब एडवर्टाइजमेंट से बन रहा है। तो मार्केट के सपोर्ट में आ रहा है एडवर्टीजमेंट और उसके पीछे दौड़ रहा है डेवलपमेंट। ये तीनों शब्द को अगर हम सही रूप से नहीं समझेंगे तो सिर्फ डेवलपमेंट क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों हमारे विकास पुरुष आ रहे हैं, ये समझ नहीं आएगा। क्योंकि अब बाजार चारों ओर घेर रखा है, लोगों पूरी तरह घेर रखा है, और अगले 5 साल में किस तरह और ज्यादा बढ़ जाएगा ये घेर, ये आप सोच सकते हैं। और उस घेरने के मामले में अगर पानी के बारे में मैं देखूं कि जिस चीज को हम फ्री में दे सकते थे उसको हम 1 करोड़ रुपए में देंगे तो जीडीपी बढ़ेगा। जिस नदी में या जिस लेक में रिचार्ज फ्री में मिल रहा है इकोसिस्टम सर्विस के जरिए, उसको खत्म करके हम 40 किलोमीटर से पाइप लाएंगे तो जीडीपी बढ़ेगा। ये इकोनॉमिक्स का ये जो गलत चीज हमारे पास सामने है वो कोई उसको रेक्टिफाई नहीं किया। ये पहले बहुत पहले एक एग्जांपल हुआ करता था कि गाड़ी खरीदो और उसको घर जाने का पहले एक्सीडेंट कर दो, जीडीपी बढ़ेगा। तो जिस चीज का इस्तेमाल हो सकता है जीरो कॉस्ट में, वो हमारे प्लानिंग कमीशन के मुताबिक डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि डेवलपमेंट का एक ही मापदंड है, वो है जीडीपी में किसका कितना बड़ा योगदान है। तो जितने खर्चीला रास्ते में हम बेसिक नेसेसिटीज को सेटिस्फाई करेंगे, जीडीपी उतना बढ़ेगा। इसीलिए इकोनॉमिक्स को भी अब मेरे को समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स क्यों आज हमारे सारे रास्ते को सामने वो ट्रैफिक लाइट दिखा रहा है कि ग्रीन यहाँ है, रेड यहाँ है, आप यहाँ जाओ, यहाँ पे जीडीपी बढ़ेगा, उस रास्ते से रेड लाइट है, वहाँ जीडीपी घटेगा। तो इकोनॉमिक्स से बाहर होके सोसाइटी इकोलॉजी दोनों को हम जब नहीं लाएंगे, और वाटर पॉलिसी ये मैं अभी जो सुना हूँ नदियों के बारे में एक अलग मंत्रालय, ये एक और वही चीज है जो चीज 1 रुपए में हो सकता है उसको हम 200 रुपए में कैसे बनाएं। जो पानी ऊपर से आराम से एक जगह में आके वहां उसको रुकावट करके हम दे सकते हैं। जो गुजरात में है फ्लड होता है, राजस्थान में भी फ्लड होता है, उस पानी को हम पहले बह जाने देंगे, फिर ब्रह्मपुत्र के पानी लिंकिंग करके हम गुजरात में लाएंगे और राजस्थान में लाएंगे, और वही पानी लिंकिंग करके हम कावेरी तक ले जाएंगे। तो इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। क्योंकि अब मिनिस्ट्री क्यों बना है सेंटर में और बनने जा रहा है नदियों का, क्यों नदियों का अब सरफेस वाटर स्टेट का मामला है, और स्टेट का मामला होगा तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट सेंटर जो जा रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि नदियों को जोड़ने का जो काम है वो जबरदस्ती एक थोपा जाएगा। तो वो तभी थोपा जाएगा जब ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएगा। सरफेस वाटर कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएगा तो सेंटर का रोल बढ़ जाएगा। अब इसीलिए अभी प्रिपरेशन हो रहा है कि नदियों के बारे में मिनिस्ट्री होनी चाहिए। और पिछले वाटर पॉलिसी में अभी जो 2002 के बाद 2012 में एक ड्राफ्ट बना है, उसमें ये फेडरलाइजेशन ऑफ वाटर का एक पैराग्राफ है। अब उस फेडरलाइजेशन ऑफ वाटर के जरिए सेंट्रल का हुकूमत सारे नदियों में चलने वाला है। हमारे पार्लियामेंट का हाल तो जानते ही हैं, कौन क्या करते हैं वहाँ। तो ये कैसे हम फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वाटर को फिर
लौटा सकते हैं, इसके बारे में जनमत ही एक तरीका है, आंदोलन ही एक तरीका है। जल आंदोलन तो जन आंदोलन के साथ जोड़ने का ये रास्ता है। और मैं सोचता हूँ कि हमारा जो वाटर फ्यूचर है वो डिसाइड करेगा कि हम जल आंदोलन को जन आंदोलन में के साथ जोड़ सकते हैं कि ये एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो कि दो रुपए की चीज को 200 रुपये में बेचना चाहता है, उसके हाथ में देना चाहते हैं। ये बहुत एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वही मार्केट के साथ, एडवर्टाइजमेंट के साथ, डेवलपमेंट का पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। और मैं 5 मिनट पहले जो आशावादी पिक्चर दिया था कि बहुत पानी है, ऐसा नहीं, लेकिन हम पानी को इस्तेमाल कैसे ठीक ठाक करेंगे वो रास्ता हमारे पास नहीं है। तो ढूंढने का है वही रास्ता। गवर्नेंस का सवाल फिर आ जाता है। और हमारे पड़ोसी देश चाइना में इससे कम पानी लेकर हमसे ज्यादा हमसे लार्जर पॉपुलेशन को वो खिला पिला रहे हैं, दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं फूड ग्रेन्स। और मैं सोचता हूँ हमारे यहाँ एफिशिएंसी, इकोलॉजी और सोशल एक्सेप्टेंस, ये तीनों चीज जब तक हम जबरदस्ती पॉलिसी में नहीं लाएंगे तो वो इंजीनियरों का राज, और वो पुलिस इंजीनियर, हाफ बेक्ड इंजीनियर जिनके इकोलॉजी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनका राज चलता रहेगा। क्योंकि ठेकेदार इंजीनियर का जो लिंक है वो सभी जानते हैं कि ठेकेदार लोग नेता बनते हैं, लेकिन इंजीनियर के बल पर ही बनते हैं। टिहरी डैम का जब डिजाइन हुआ था, इंजीनियर लोग नहीं जानते थे कि ये एक साइस्मिकली एक्टिव जोन है। और बीच में वो जब वीरेंद्र सकलानी जी वो थ्रेट करें कि हम कोर्ट में जाएंगे, तो अचानक उन्होंने बेस लाइन बढ़ा दिया, ओवरनाइट डिजाइन चेंज हो गया कि अब ये अर्थक्वेक से टूटने वाला नहीं है। पहले जो डिजाइन था वो सिर्फ 6 रिक्टर स्केल का डिजाइन था। हिमालय में उत्तरकाशी में 7 पॉइंट हो गया। टॉप जो हिमालय का हाईएस्ट क्रेडिबल अर्थक्वेक है वो 8.5 का है। तो उस बात को जब आंदोलन ने उठाया, तब अचानक रातों रात टिहरी डैम का बेस बड़ा हो गया। इसके लिए डिले भी हुआ, कॉस्ट एस्केलेशन भी हुआ। तो मैं सोचता हूँ कि विज्ञान पर अब जनता का भी एक घुसपैठ होनी चाहिए, क्योंकि वो विज्ञानी और इंजीनियर लोग जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं वो घुसने नहीं देंगे। तो हमें जन विज्ञानी, जन आंदोलन, ये सब को लेकर उस पॉलिसी में घुसना पड़ेगा। हम जनतंत्र में है, तो मैं सोचता हूँ कि सही रूप से इसको अगर सामने रखा जाए वाटर पॉलिसी को, नया वाटर पॉलिसी को, तो नए सरकार में हम कुछ दबाव डालकर चीजों को सही रास्ते पे ले जा सकते। तो इसमें फिर हम कहते हैं कि अगर हम वो कर सकते हैं तो हम फिर आशावादी बन सकते हैं। धन्यवाद। बोलिए, अब अनाउंस कर दीजिए, न्योता दे दीजिए। अभी हम सब लोग जो है जो टेरेस